तो भैया आप लोग जो है वेट जो है करते रहते हो, लेकिन अभी व्यूज़ कम हो गया बिकॉज हमने एसएससी को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। बट क्या करें हम लोग भी, मतलब आप लोग जो है वीडियोस पे इन पे व्यूज़ लेके आओ ना, तो मैं इनको लगातार लेके आऊँ, क्योंकि जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट तो देखो आपको पता है कि करने पड़ेंगे भाई, है ना। आपके चैनल पे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, कौन से वीडियोस चलेंगे उनको ज़्यादा फोकस में रखना पड़ेगा। फिर दूसरा अपना 3D जो लर्निंग है उसको मोनेटाइज करवाना है, तो वहाँ पे वीडियोस डालने की कोशिश रहती है, ठीक है। ओके, फिर ये वीडियोस जो है लंबे बनते हैं, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जो एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आपको, सॉरी एनटीपीसी नहीं, जो आपके कौन सी एजेंसी थी एडिक्विटी से पहले, मैं वो भूल ही गया यार। तो उसके जो क्वेश्चंस होते थे ना, वो थोड़े से आसान तरीके से एडजस्ट हो जाते थे, ये आसान तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो अच्छा, फिर इसमें पैसेज काफ़ी लंबा होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मुझे तैयार करने में। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से समझना भी पड़ेगा, तभी हम बात कर पाएंगे। जो कि पहले 2 शिफ्ट्स आपने देखे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी। ओके, तो चलो देखते हैं अपना शिफ्ट नंबर जो है 48 में से आपका कौन सा है। ये छठा नहीं, पांचवा है, ठीक है। 13 सितंबर के सेकंड शिफ्ट की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है किसका, मिसएंथ्रोप का। देखो मिसएंथ्रोप जो है एक आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, मानव द्वेषी इसको आप बोल सकते हो, यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड ना, लिख लेना मैनकाइंड। मतलब जो व्यक्तियों को ज्यादा पसंद नहीं करता है, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है इसका एंटोनियम, ठीक है। इसका एंटोनियम होता है ये फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परोपकारी व्यक्ति होता है। क्या होता है ये, परोपकारी व्यक्ति होता है। साइनिक, साइनिक जो है आपका कौन होता है, साइनिक होता है निंदक, निंदक बोल सकते हो, आलोचक, आलोचक, ठीक है, जो आलोचना करता है। अल्ट्रिस्ट आपका परोपकारी ही होता है। पीपल हेटर, ये बिल्कुल सही इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पीपल हेटर और आपका मिसएंथ्रोप जो है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, दोनों के दोनों मानव द्वेषी होते हैं, हेटर ऑफ मैनकाइंड आप इनको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम है टू हैव एन एस अप वन स्लीव। देखो इसके लिए मैंने 3D पे जाओ, वहां पे ब्लैक बुक जो यहाँ पे भी मिल जाएगी, स्किल IQ एजुकेशन पे भी प्लेलिस्ट, और 3D लर्निंग पे भी आप जा सकते हो, वहां पे प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है, स्पेशल। उसमें 80+ वीडियोस हैं आपके ब्लैक बुक के। मुझे नहीं लगता कि उनसे बाहर कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपसे पूछा जाना है, ठीक है। वो देख डालो, चाहे आपके स्किल IQ पे देखो, चाहे आपके 3D पे देखो, सेम वीडियोस आपको मिल जाते हैं। प्लेलिस्ट जो है आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है। टू बी सीक्रेटली डिसऑनेस्ट इन अ गेम टू पोजेस अ हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स टू बी ओवरली, अरे सीधा ही मतलब मीनिंग की बात कर लेते हैं इसमें। तो मतलब ऑप्शंस को समझने योग्य बात यहाँ पे कुछ होती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमारा समय बचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। टू हैव एन एस अप वन स्लीव्स, इसका मतलब होता है टू पोजेस अ हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स। कहने का मतलब क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम चीज़ों को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, कुछ रिसोर्सिस को, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, कुछ लाभों को, कुछ फायदेमंद जो है चीज़ों को हम फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना चाहते हैं। किसी भी दृष्टि से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, जब ये सेंटेंस में यूज होता तो और भी अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाते, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू एस अप, टू हैव एन एस अप वन स्लीव, इसका मतलब क्या होता है, अपनी जो स्लीव होती है ना, उसमें हम उनको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, उसमें कुछ छुपा के रखना। कहने का मतलब क्या है कि जो हाँ एक्सपेक्टेड ही नहीं हो बात, वो जो है आपके पास अभी है। तो उस तरीके की यहाँ पे चीज या बात आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है किसका, परनीशियस का। ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। परनीशियस का मतलब क्या होता है, परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक, नुकसानदायक, नुकसानदायक आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है।
डेलीट्रियस, डेलीट्रियस आपका क्या होता है? डेलीट्रियस का मतलब आपको बिल्कुल नुकसानदायक आपको देखने को मिलता है। अच्छा, लैक्रीमोस, लैक्रीमोस, ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका आपको देखने को मिलता है जब दुख की घड़ी होती है, दुख, दुख से भरा बोल सकते हो, शोकपूर्ण बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, बैनिंग, बैनिंग जो है आपका क्या होता है? बैनिंग आपका क्या आपको देखने को मिलेगा? इसका मतलब आपको देखने को मिलता है, आप ये बोल सकते हो, इसका मतलब दयालु बोल सकते हो, इसका मतलब आप जो है फायदेमंद कहीं ना कहीं बोल सकते हो, फायदेमंद, ठीक है। इसका मतलब सौम्य बोल सकते हो, सौम्य, बिल्कुल जो आपके काम आने का जो है हो सकता है, ठीक है। ओके, तो उस हिसाब से आपका ये एंटोनियम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक, ठीक है, घातक बोल सकते हो, प्राण, 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 प्राण लेने वाला, प्राण घातक, इस तरीके का भी बोल सकते हो। दो से ही समझ लो, खतरनाक और घातक से भी आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारा स्पेलिंग के लिए आता है, मिस स्पेल्ड वर्ड के बारे में बात कर रखी है। एक्वीज, एक्वीज, एक्वीज आपको जो है सही स्पेलिंग यहाँ पे आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा। एक्वीज, इसका मतलब क्या होता है? बिना विरोध के सहमत होना, सहमत होना आप इसका मतलब कहोगे, ठीक है। वर्ब के रूप में आपको मैं ये मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। डिसिकेट, डिसिकेट जो है यहाँ पे डबल सी आता है, बिल्कुल डिसिकेट, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। इसको भी हम जो है वर्ब एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। डिसिकेट का मतलब आपको एक तरीके से क्या जो है देखने को मिलता है? इसका मतलब होता है नमी सुखाना बोल सकते हो, नमी हटाना बोल सकते हो, नमी सुखाना ही लिख लो, नमी सुखाना, या सुखाना ही कह दूंगा, अकेला सुखाना भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सुखाना या नमी सुखाना आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, बोर्जियोजाइज, इस तरीके से कुछ इस वर्ड को पढ़ सकते हैं, बोर्जियोजाइज, इस तरीके से। या फिर आप लोग है ना गूगल करके जब आप इसको देखने के लिए जाओगे ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये भी आपका वर्ब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सॉरी, प्रोनाउंसिएशन ये सही नहीं है, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्जियोजाइज, इस तरीके से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इससे है ना याद जो है रहेगा। हम मतलब हमारा क्या है, हम है ना ऐसे हैं कि नॉर्थ इंडियंस ऐसे हैं कि मतलब चीज़ों को सीखते हैं, अगर हम उनको गलत तरीके से भी सीख लें तो भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होगी, ठीक है। बोर्जियोजाइज, इस तरीके से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो हाँ गलत प्रोनाउंसिएशन है, बट इसको आप याद रख सकते हैं वर्ड को, और स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग वर्ड्स में ये आपको देखने को बिल्कुल से मिलता है, ठीक है। ओके, सही है। उसके बाद आपका क्या है? अच्छा, इसका मतलब तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कि आपका इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आप बोलते हो जिद्दी या हठी भी बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है, स्टोबन जिसका मतलब होता है। अच्छा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आपका जो है आंसर रहेगा। इसमें स्पेलिंग क्या है? रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, ये ENT हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल टी नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल टी होगा, बाकी ये स्पेलिंग पूरा हो जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव वर्ड में इसको एक तरीके से बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, इसका मतलब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गूगल कर लेना, इसका मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताना है, ठीक है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट करना है करेक्ट स्पेलिंग को। जो क्या होता है, जो क्या होता है, जो होता है ए न्यूट्रोट्रांसमीटर क्रूशियल फॉर मूड रेगुलेशन। एक ऐसा वर्ड जो न्यूट्रोट्रांसमीटर होता है, जो हमारे क्या इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की दृष्टि से अगर मैं ये बताऊं तो ये हमारे लिए एक एक हमारे शरीर में होता है हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में जो हमें खुश रखने का काम करता है, तो वो वाला हार्मोन का सही स्पेलिंग आपका क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसका सही स्पेलिंग आपको देखने को मिलता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही स्पेलिंग लिख रखा है। ये एक हार्मोन होता है, ठीक है, और ये हमारे शरीर में होता है, और जब हम
खुश होते हैं, हैप्पी मूड, जब मतलब मूड में होते हैं ना हम लोग, खुश होते हैं, तो ये हार्मोन हमारा जो है हमें खुश करने की एक तरीके से कोशिश करता है, या इस हार्मोन के कारण हम लोग क्या होते हैं, खुश एक तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं या होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा ब्लैक बुक सीरीज। हम लोगों ने ब्लैक बुक ऑलमोस्ट कवर कर दी है। कुछ जो है चीजें रहती हैं फिक्स प्रेपोजिशन की, ठीक है, वो भी आपकी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका लूसेंट वहां पे 3D पे आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको फॉलो जरूर करें, जरूर से करें। ओके, बताना है ए प्रोलोंग्ड एंड बिटर quarrel और डिस्प्यूट, उसको कंसेंसस बोलते हैं भैया। उसको हम कंसेंसस जो है बिल्कुल भी एक तरीके से नहीं बोलते हैं, ठीक है। कंसेंसस जो है हम किसको बोलते हैं, हम सर्वसम्मति को कंसेंसस बोलते हैं। सर्वसम्मति, सर्वसम्मति मतलब सबका जब अग्रीमेंट होता है उसको कंसेंसस जो है बोलते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग भी याद रखना। फ्यूइड, फ्यूइड होता है एक झगड़ा या छोटा मोटा झगड़ा भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, जो कि हमारा आंसर रहेगा इसके लिए। ए प्रोलोंग्ड और बिटर जो है करल और डिस्प्यूट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूइड एक तरीके से बोलते हैं। एमिटी, एमिटी आपका क्या होता है, एमिटी आपका होता है सौहार्द। सौहार्द ऐसे लिखते हैं सौहार्द को, अच्छी भावना, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को हम बोलते हैं। कॉन्कर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जुड़ाव या मेल मिलाप। मेल मिलाप इसको बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, मेल मिलाप इसको आप बोल सकते हो। समझ में आया ना, ठीक है। आगे देखो, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा इसको पढ़ना पड़ता है तब जाके वीडियो क्रिएट मैं कर पाता हूँ। वीडियो इसमें मतलब जो आपके सामने ये दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको इसको एडजस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। एनटीए रे भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, एनटीए अभी याद आया ना, ठीक है। एनटीए से ज़्यादा मतलब एडिक्विटी जो है हमारी जो है परीक्षा एक तरीके से ले रही है। सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को, ये कुछ क्वेश्चन है। सातवां, ऑल दो द एक्सपेडिशन was fraught with peril, they encountered dash challenges than anticipated। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है देन, ठीक है, देन एंटिसिपेटेड। अब देखो यहाँ पे मिलेगा फिर कुछ ना कुछ आपस में जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, कोई ना कोई कंपैरिजन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब आपकी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे फ्यूअर ही लिख रखी है और कंपैरेटिव डिग्री आपकी यहाँ पे नहीं है। और वैसे भी आपको जो है सीधा सीधा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके सर, अगला भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। द न्यू सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन ऑपरेटर्स, यहाँ पे आपका सेमीकोलन है, डैश यहाँ पे फिल करना है। प्रोमिस्ड टू इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एक चीज जो है समझने या देखने योग्य आप जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप। इसमें जो है क्या है, इसमें देखो क्या चीज एक तरीके से बताई गई है। इसमें एक जो है एक सॉफ्टवेयर है, द न्यू सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन ऑपरेटर्स, मतलब जो नया सॉफ्टवेयर के जो ऑपरेटर्स हैं, जो संचालक हैं नए सॉफ्टवेयर को, वो जो नया सॉफ्टवेयर है ना, वो जो है सॉरी ऑपरेटर्स को, ऑपरेशंस को, सॉरी ऑपरेटर्स पढ़ दिया गया मैंने, ऑपरेशंस है भाई, ऑपरेशंस है। मतलब जो नया सॉफ्टवेयर जो अभी अभी हमने मतलब यूज किया है वो आसान है, उसमें मतलब काम जो है आसानी से एक तरीके से हो रहा है, लेकिन 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 promised to initial implementation proved unexpectedly complex। मतलब आसान जो है काम उससे हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन जब हम कर रहे हैं, उसकी इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन जब हम उसका कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो दो चीजों का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास, ठीक है, दो चीजों का विरोधाभास है। तो उसमें आपके कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे क्या काम करेगा, देयरफॉर, मोरओवर, हाउएवर या फिर कॉन्सिक्वेंटली, हाउएवर, हाउएवर, ठीक है। काम आसान है लेकिन या हालांकि उसमें जो है उसको इनिशियल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, if not for the early warning system the city would have dash significant damage from the tsunami। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
सुनामी का स्पेलिंग ये होता है, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता तो जो सिटी है वो क्या हो गई होती, सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया होता। किससे? सुनामी से सिग्निफिकेंट जो है डैमेज एक तरीके से हो गया होता। तो इसमें आप जो है जो सिटी है उसको क्या होता, वो सस्टेन्ड होती, वो अवॉइडेड होती, या वो प्रिवेंटेड होती, या सर्क्यूमवेंटेड होती। वो सस्टेन्ड होती, मतलब वो क्या सहती सिटी, सिटी सहती कष्ट, परेशानी, दिक्कत, दिक्कत, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो सस्टेन्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कॉमन एरर का। देख लेते हैं क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम। हाँ जी, आगे देखना। शी वॉज कॉन्फिडेंट देन दैट हर प्लान वुड सक्सीड, for it was not only innovative but also it was truly tested by an independent team। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें ध्यान से अगर हम देखते हैं, मतलब जहाँ पे कंजंक्शंस हैं, जहाँ पे आपका कुछ कनेक्टर है, कुछ प्रेपोजिशन को भी थोड़ा सा मतलब हमें केयरफुली देखना चाहिए कि वो क्या कह रही है, उसके बाद क्या बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी अटैक करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सी वॉज कॉन्फिडेंट, उसको मतलब बहुत ज्यादा विश्वास था, दैट हर प्लान वॉज सक्सीड, कि उसका प्लान जो है सक्सीड होगा। वो कॉन्फिडेंट थी कि उसका जो प्लान है ना वो बिल्कुल सक्सीड होगा। फॉर इट, इसके लिए, वॉज नॉट ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या चीज आ रही है आपकी, यहाँ पे देखो नॉट ओनली। अब कहीं पे भी जाओ ये चेक करो बट ऑल्सो लिखा हुआ है कि नहीं, ये रहा बट ऑल्सो। एक तो ये चीज है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गई है, मतलब इस तरीके की गलती बिल्कुल भी इस सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे वापस से सोचना पड़ेगा कि क्या करूं मैं इसका। ओके, देखते हैं। फॉर इट वॉज नॉट ओनली इनोवेटिव, ये नॉट ओनली के बाद इनोवेटिव है, बट ऑल्सो इट वॉज ट्रूली। अब देखो यहाँ पे गलती पकड़ में आ चुकी है। देखो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखते हैं तो वो पैरेलल चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद आपका इट वॉज है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका बट ऑल्सो सॉरी इट वॉज कट जाएगा, बट ऑल्सो के बाद जो लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के बाद भी आपको आपका एडजेक्टिव देखने को मिलना चाहिए जो कि ट्रूली है। तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है, 3 में गलती है। 3 जो है सी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में आपको आपकी गलती मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पे चले, ठीक है सर, चलो। ये क्या कहता है, ये भी कहता है कि अब मेरे अंदर भी आपको एक एरर जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं भाई। व्हाट द एंशिएंट फिलोसफर्स believed about the nature of the reality and the purpose of human existence remain a subject of intense debate among the contemporary thinkers। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2-3 स्पेलिंग्स हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उनको ध्यान रखना होगा। एंशिएंट को याद रखना है, फिलोसफर को ध्यान रखना है, बिलीव्ड का भी स्पेलिंग पूछ लिया जाता है, पर्पस की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिटेंस होता है ENCE ऐसे गलती करवाएगा हमसे, ठीक है। और फिर कॉन्टेम्परेरी भी आप यहाँ पे स्पेलिंग याद रख सकते हो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन पे, बात क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट द एंशिएंट फिलोसफर बिलीव्ड। एंशिएंट जो फिलोसफर थे वो क्या विश्वास करते थे, अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी, जो सच्चाई का जो रियलिटी का नेचर है वो क्या है, एंड के साथ बात को जोड़ रखा है तो दोनों चीजें सेम तरीके से जाएंगी, ठीक है। एंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब रियलिटी जो ऑफ नेचर और द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो द एंशिएंट फिलोसफर्स, इसके लिए बिलीव्ड वर्ब आ गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस को अगर हम यहां तक देखने के लिए जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, किसके लिए, इस रिमेन वर्ब के लिए। अगर आप देखने के लिए जाओगे इस रिमेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये पूरा का पूरा। और जो किसके बारे में बात करता है, पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव का अस्तित्व। तो रिमेन नहीं होना चाहिए, रिमेन्स होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में अगेन आपको गलती दिखती है, और सी में आपका पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है। अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से कोशिश कर लेंगे। और जो सारे के सारे आपके 2025 के CGL के जो कॉमन एरर्स हैं,
जो आपके एंटोनियम्स एनोनियम्स हैं, जो आपके मतलब ये अलग अलग टॉपिक वाइज भी हम आपको करवाने की कोशिश कर देंगे। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, वो एग्जाम आएगा ना तब उसके साथ साथ करवा देंगे, ठीक है। ओके, एक्टिव से पैसिव बनाना है सेंटेंस, इसका बनाना है द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड द फाइनल पैरामीटर चेक्ड बाय मिडनाइट। देखो यहाँ पे क्या चीज एक तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई है, उस चीज को आपने आसानी से पकड़ लेना है और फिर जो है एक तरीके से काम करना है। देखो सबसे पहले तो हमने करना क्या है, एक्टिव से पैसिव में बनाना है। तो यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड आपका एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। विल हैव कंप्लीटेड जो है आपका किस में एक तरीके से बनना चाहिए, विल हैव के बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बनेगा, ठीक है। विल हैव बीन कंप्लीटेड ऐसे होना चाहिए। तो देखो टेंस के हिसाब से पकड़ोगे ना वॉइस और नरेशन को, ठीक है। तो विल हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। विल हैव बीन कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ये सही हो सकता है। विल बी कंप्लीटेड गलत है। वुड हैव बीन कंप्लीटेड ये बिल्कुल गलत है। विल का वुड नहीं करना है आपको, यहाँ पे सेम रखना पड़ता है आपको, ठीक है। ये वाली चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बनाने की तरीके से देखना है तो ऐसे भी उसको देख सकते हैं हम लोग। देखो द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड द फाइनल पैरामीटर चेक्ड बाय मिडनाइट। अब यहाँ पे देखो द फाइनल पैरामीटर चेक, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक मिनट हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो द फाइनल पैरामीटर चेक, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट एक तरीके से आपको देखने को मिल गया आपका, ठीक है सर। उसके बाद मैं विल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका हैव बीन कंप्लीटेड आ जाएगा, हैव कंप्लीटेड की जगह पे, ठीक है सर लिखा है। उसके बाद मैं बाय को लेके आ रहा हूँ थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया द सिक्योरिटी टीम, और फिर बाय मिडनाइट आपको पीछे जो है ऐड कर देना है एज इट इज, जैसा यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट करना है उस सेंटेंस को जो होमोनिम होगा हाइलाइटेड वर्ड के लिए जो नीचे है। द करंट इन द रिवर वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर स्विमिंग। देखो होमोफोन क्या होता है, होमोफोन क्या होता है ये भी मैंने ब्लैक बुक की सीरीज में करवा रखे हैं आपको, मैराथन के रूप में भी देख सकते हो, पार्ट्स में भी देख सकते हो, ठीक है। देख लेना, ब्लैक बुक की सीरीज आपको स्किल IQ पे भी मिल जाएगी और आपके जो है 3D पे भी मिल जाएगी, वो आप आराम से ढूंढ लेना और आराम से करना। प्लेलिस्ट दे रखी है पूरी मैराथन क्लासेस के रूप में, उसको आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो होमोनियम क्या होता है, होमोफोन होता है एक जैसा वर्ड बोलने में एक जैसे हो सकते हैं, स्पेलिंग में एक जैसे होते हैं, मीनिंग भी एक जैसे। होमोनियम क्या होता है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग उसके अलग अलग है, एक स्पेलिंग उसके अर्थ अनेक, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का मतलब क्या है, द करंट इन द रिवर वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर स्विमिंग, समझ गए। मतलब लहर का जो स्पीड की गति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे अलग मतलब होना चाहिए करंट का। तो देखो द सेलर स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रैपिड करंट, तो यहाँ पे भी करंट का मतलब सेम ही है, मतलब ये जो है सही बात नहीं है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। द फिशरमैन मेजर्ड द डेप्थ ऑफ द करंट, यहाँ पे भी बात सेम ही है। द स्विमर, देखो सेलर, फिशरमैन, स्विमर, इनसे भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो है करंट मुद्दे की बात करेगा ना, द करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन फिर से एक्टिव पैसिव के लिए आ गया, नरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सॉरी वॉइस का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। इसमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, मतलब उल्टा करना है। देखो अ न्यू हाई स्पीड रेल लाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इज एम आर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें बनाते हैं। तो पकड़ लो, इज कंस्ट्रक्टिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, आर कंस्ट्रक्टिंग कहीं पे लिखा हुआ ना हो। द गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, द गवर्नमेंट लिखोगे ना आप सब्जेक्ट, अक्रॉस द कंट्री तो लास्ट में ही आपको रखना पड़ेगा या बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इज कंस्ट्रक्टिंग बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, तो कंस्ट्रक्ट गलत हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड गलत हो जाएगा, हैज कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से लिख के बताना,
कि भैया या सर जो भी आप मुझे मानेंगे, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो मुझे ये जो है अच्छे से बता दो। तो हम लोग कोशिश कर लेंगे। वाइट शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का बनता है, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा स्पीड से भी बना के डालेंगे तो उसमें मतलब 4 मिनट के आसपास तक हम वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 4 मिनट में भी क्लियर होगा तो उसको 3 मिनट का बना के डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे भाई, ठीक है। बस बात ये है कि आप वीडियोस को शेयर किया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओहो, आगे आ गया भाई कॉम्प्रीहेंशन। ये स्पेलिंग भी याद रख लेना कॉम्प्रीहेंशन की। 15 से लेके 19 तक इसके जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, 15 से लेके 19 तक आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे स्पीड से, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। द perennial discussion surrounding the value of a liberal arts education in a technologically driven world often pits practical vocational training against broader इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एक चीज है जिसमें इस पूरे पैसेज में बताया गया है, उसके बारे में कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं पहले ही, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि बात क्या होगी इस पैसेज में, ताकि क्वेश्चंस करते समय अगर मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा ना तो फिर तो आप क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है, सीखना है, तो उस हिसाब से हम चल लेते हैं, बीच का रास्ता अपना लेते हैं। देखो ये लिख रखा है लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन जो है वेस्टर्न एजुकेशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने लगे वैसे आजकल इसको। वेस्टर्न एजुकेशन से आपका ये क्या है, इंस्पायर्ड है। और इस एजुकेशन में जो है क्या किया जाता है, इस एजुकेशन में एक तरीके से क्या होता है इसमें है ना, मतलब क्या होता है कि आजकल जो है बहस इसमें चलती रहती है कि जो लिबरल आर्ट्स जो एजुकेशन है ना, उसमें मतलब आपका जो प्रैक्टिकल है बातें हैं या फिर वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं या इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, उनका मतलब ही नहीं बनता कुछ, इस तरीके से ये कुछ बोलते हैं। तो इसके कुछ क्रिटिक्स हैं, मतलब कुछ क्रिटिक्स हैं इसके, मतलब कुछ आलोचक हैं, वो इसके बारे में कुछ बोलते हैं। और फिर जो इसके समर्थक हैं, जो इसको मानने वाले लोग हैं, वो इसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो क्रिटिक्स जो है इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो शिक्षा है ना, ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल जो है शिक्षा है, एजुकेशन है। जो आपकी लिबरल आर्ट्स एजुकेशन है ना, वो इम्प्रैक्टिकल जो है आपकी एजुकेशन है। इसका कुछ मतलब इसमें मतलब नहीं बनता है इसमें कुछ, ठीक है। और ये जो है स्किल आपकी क्या नहीं निखारती है, ये आपकी स्किल्स को नहीं निखारती, ठीक है। स्किल्स को नहीं निखारती, आपके अंदर कौशल डेवलप नहीं करती है। इसमें मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे एआई का ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो पहले हम लोग क्या करते थे, आज हम एआई का यूज करके मिनटों सेकंडों में चीज कर लेते हैं। क्रिएटिविटी जो है इससे हमारी एक तरीके से प्रभावित होती है। इस तरीके के कुछ मतलब इसके अगेंस्ट जो है आलोचक जाते हैं। तो अगर आलोचक इसके अगेंस्ट जाते हैं तो जो समर्थक होंगे उसके वो इसके साथ जो है जाते होंगे। तो इस तरीके की बातें आपको इस पैसेज में देखने को मिलती हैं। और एजुकेशन से आपका ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या है, रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिनियल का मतलब आपको देखना चाहिए, इसका मतलब होता है स्थायी, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। पेरिनियल का सिनोनिम परमानेंट होता है। तो मतलब एक स्थायी जो है डिस्कशन है, मतलब हिंदी में ही बता देता हूँ मैं प्योर, मतलब एक स्थायी जो है डिस्कशन है, एक मतलब ऐसा मुद्दा है जो चारों तरफ है और जो वैल्यू ऑफ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के बारे में बात करता है कि जो तकनीकी रूप से चलाई जा रही है संसार के अंदर, ज़्यादातर जो है वो जो है किस किस बातों पे बात करती है, वो प्रैक्टिकल बात करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के अगेंस्ट है, एक ब्रॉडर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो क्या करती है, इशारा करती है और उसके वो विरुद्ध एक तरीके से खड़ी होती है। तो इनके बीच में एक जो है क्या देखने को मिलता है आपको, विरोधाभास जो है देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट की इन एन एरा, इस युग में डिमांडिंग, इस युग में नहीं, एक युग में डिमांडिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड इमीडिएट जॉब readiness degrees in fields like philosophy, literature और history are impractical and fail to equip graduates। देखो बात तो ये भी ठीक है कुछ हद तक अगर देखा जाए यहाँ पे, है ना। तो मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं, इस बात के ऊपर जो है उनका तर्क ये होता है, वो ये मतलब एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं
तर्क पेश करते हैं कि ऐसे युग में जहाँ पे आपको स्पेशल जो है स्किल्स चाहिए होती हैं और अचानक से नहीं, सॉरी, मतलब एकदम से आपको तुरंत नौकरी के लिए तैयार होने की जो है ज़रूरत आज के ज़माने में है। तो इस प्रकार के ज़माने में फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, लिटरेचर यानी कि आपका साहित्य या फिर हिस्ट्री, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये तो फिर प्रैक्टिकली मतलब इम्प्रैक्टिकल हो गए हैं, ये तो मतलब अव्यावहारिक हो गए हैं और फेल हो गए हैं ये इक्विप करने में, मतलब जो आपके जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको तैयार करने में। ये तो ग्रेजुएट्स को मतलब उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाएंगे, ये तो है ना। तो ये तो गलत बात एक तरीके से हो जाती है। फॉर मॉडर्न वर्कफोर्स, आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, आज के ज़माने के लिए जो आज के टाइम का जो क्या बोलते हैं मैन जो वर्कफोर्स है, काम करने वाले जो लोग हैं आज के ज़माने में आधुनिक युग में, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बचा फिर। तो इसका मतलब ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद दे एम्फेसाइज द नीड ऑफ स्टेम। स्टेम मतलब एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स फील्ड्स। इन फील्ड्स की बात कर रहे हैं। वो जोर देते हैं कि जरूरत है आज के टाइम पे स्टेम की, विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑफर क्लियरर करियर paths with higher earning potential, asserting that a focus on specific marketable skills is the most efficient route to professional success। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, हमें इसको ध्यान से सुनो। मैं कर्सर या पेन को मतलब हाथ में ही रखता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे इनका बोलना है कि वो जो है इस बात पे जोर देते हैं, बल देते हैं कि जो आज के ज़माने की जो डिमांड है वो स्टेम है, मतलब साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का, प्रौद्योगिकी, इनका ज्ञान होना चाहिए, इन क्षेत्रों का, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक जो वृद्धि है हमारे देश की उसमें, और ऑफर करते हैं बिल्कुल क्लियरली जो है करियर जो है आपको एक रास्ता देते हैं कि इसमें आप करियर बना सकते हैं विद हायर अर्निंग पोटेंशियल। और उसमें जो है इन फील्ड्स में अगर इन 4-5 चीज़ों का आपको अच्छा नॉलेज है, उस फील्ड में आप अच्छा संशोधन, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको अच्छी जो है अर्निंग्स वहाँ पे देखने को मिलती है, हायर अर्निंग पोटेंशियल देखने को मिलती है। असर्टिंग दैट ए फोकस ऑन स्पेसिफिक, और वहाँ पे एश्योर किया जाता है कि एक स्पेशल जो चीज़ होती है उसके ऊपर फोकस एक तरीके से किया जाता है। मार्केटेबल स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं जो मोस्ट एफिशिएंट होती हैं, जो प्रोफेशनल जो सक्सेस होती है आपकी, उसको जो है आपको प्राप्त करने में एक तरीके से मदद एक तरीके से आपको करती हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आगे क्या है, आगे कहा इसमें हाउ एवर, आप बोल सकते हो, हालांकि आप बोल सकते हो प्रोपोनेंट्स होते हैं समर्थक, समर्थक यहाँ पे आएगा समर्थक। ठीक है, क्रिटिक्स ने अपनी बात बोल दी, अब समर्थक अपनी बात बोलेंगे। ऑफ ए लिबरल आर्ट्स एजुकेशन कंटेंट दैट इट्स वैल्यू लाइज प्रीसाइजली इन इट्स कैपेसिटी टू कल्टिवेट adaptable critical thinkers, qualities that are increasingly vital बोल सकते हो, important in a rapidly changing global landscape। अब यहाँ पे जो है क्या बात आपकी की गई है इसके, हालांकि हम ये बोल सकते हैं इसके जो समर्थक जो लोग हैं ना इसके, ठीक है, समर्थक जो है इसके क्या बोलते हैं, इसके समर्थक ये बोलते हैं कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मोल है वो इसकी अक्षमता में है, इसकी कैपेसिटी में है, इसकी एबिलिटी में है। ठीक है ना, इसके किस में है, एबिलिटी में है। इसका जो मोल है, इसका जो मूल्य है वो इसकी एबिलिटी में है, और ये आपको अनुकूलनीय और आलोचनात्मक जो सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये डेवलप करती है। और जो आज के ज़माने में जो तेज़ी से बदलता हुआ युग है आज के ज़माने का, उसमें आपको विश्व के साथ जो है ये जोड़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण जो है गुण, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, या महत्वपूर्ण गुणों में से एक इसको आप जो है बोल सकते हो, जो कि आज के टाइम पे रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जो चेंज हो रहा है ग्लोबली, मतलब संसार भर में जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, उस जमाने में आपको ये कैपेबल बनाती है, क्रिटिकल जो थिंकिंग आर्ट्स है। ठीक है, ओके। आगे, इंस्टेड ऑफ, इसके बावजूद, नैरोली फोकसिंग ऑन व्हाट टू थिंक
A liberal arts curriculum teaches how to think। मतलब इसके विपरीत आप ये बोल सकते हो कि what to think, सोचना क्या है। मतलब जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जो क्रिटिक्स मानते हैं उनकी जो एजुकेशन है वो ये कहती है कि व्हाट टू थिंक, मतलब सोचना क्या है। लेकिन जो लिबरल आर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये बताती है हाउ टू थिंक, कि सोचना कैसे है। ठीक है, ये नहीं कहती कि सोचना क्या है, ये एजुकेशन कहती है कि सोचना क्या है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं करती कि सोचना क्या है, ये कहते हैं कि सीखना क्या है, इस तरीके से, है ना। ये एक संकीर्ण सोच जो है बिल्कुल नहीं एक तरीके से रखती, इसमें जो है ब्रोडर सोच जो है इसमें रखते हैं। इट एक्सपोजेस स्टूडेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, फोस्टरिंग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, in analytical reasoning, effective communication and problem solving abilities that transcend specific industries और technologies। देखो यहाँ पे इसने और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से जो आज के ज़माने की जो एजुकेशन है, नीड ऑफ द आवर आप इसको बोल सकते हो, इडियोमेटिक अगर रूप में मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, ये जो है छात्रों को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये एक्सपोज करता है स्टूडेंट्स को कि ए वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, मतलब जो डिसिप्लिन है उसको समझने में जो है क्या करता है, कैपेबल बनाता है। ठीक है, फोस्टर करता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को, मतलब बौद्धिक जो आपकी जिज्ञासा है, मतलब जानने की जो इच्छा रहती है, क्यूरियोसिटी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, फोस्टर करता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को। एनालिटिकल रीजनिंग को बढ़ाने की हमारी कोशिश करता है, जिसमें हम विश्लेषण, एनालिटिकल क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, जब हम टुकड़ों में तोड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, इफेक्टिव करता है हमारे बोलने की, जो संवाद करने की हमारी जो प्रक्रिया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, जिससे हम अपनी इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजीज में हम यूज करके क्या कर सकते हैं, आगे जो है बढ़ सकते हैं, या उनकी ज़रूरत एक समय पे हमें पड़ती है बहुत ज़्यादा। इस प्रकार की एजुकेशन है। ग्रेजुएट्स लर्न टू interpret complex information, articulate arguments, persuasive, understand diverse cultural extents, and approach challenging from multiple perspectives, skills that are fundamental for leadership, innovation and civic engagement। देखो एंगेजमेंट ही है ना, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या बात कही है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं वो जटिल सी जानकारी उनके पास एक तरीके से होती है। जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनके पास एक जटिल जानकारी होती है, उसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, जो मुश्किल सी जानकारी, जो भी उनके पास ऐसे समझ लेते हैं, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो क्या करना सीखते हैं, उसको जो है वो बताना सीखते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना एक तरीके से सीखते हैं। ठीक है, और जो भी उनके पास तर्क या आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे से, मतलब प्रभावशाली तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, प्रस्तुत करना सीखते हैं, और अलग अलग जो कल्चरल या सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं उनको समझना सीखते हैं, और चुनौतियों का कई तरीके से, कई दृष्टिकोणों से वो सामना करना सीखते हैं। तो ये इस प्रकार के जो स्किल्स हैं, मतलब नेतृत्व करना, लीडरशिप, ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, फंडामेंटल जो आपके कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुण हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, लीडरशिप हो गया, इनोवेशन हो गया, या फिर सिविक एंगेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, मतलब सिविक एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक नागरिक दूसरे नागरिक की कैसे एक तरीके से हेल्प करेगा, वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ओके सर, आगे चलें। ठीक है सर, इन अ वर्ल्ड वेयर ऑटोमेशन, अब ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ये जरूरी से जानना चाहिए आपको। लिखना है इसका स्वचालित। ठीक है, अब देखो जैसे टेस्ला की बात की जाती है, वो स्वचालित गाड़ियां आपको देखने को मिलती है, तो इस तरीके का जमाना आपको आज के टाइम पे देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसा संसार जहां पे ऑटोमेशन एंड एआई आर poised to transform many specialized jobs, the uniquely human capacities developed through a liberal arts and education, creativity, ethical reasoning, empathy, and holistic understanding become more, not less valuable।
देखो कहने का मतलब क्या है, अब जो है जैसे कि क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये उस लेवल पे इंटेलेक्चुअल नहीं रखने देगा जो व्यक्ति है उसको, या एक स्टूडेंट को, या एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसको भी मतलब माने, यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर ले लेते हैं क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो है इनका मानना है, जो इसके समर्थक है उनका मानना है कि यहाँ पे है ना, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ऑटोमेशन है या एआई है, ये जो है उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, स्पेशलाइज कर देंगे जॉब्स को। जो एक व्यक्ति होगा ना, उसकी कैपेसिटीज को इस तरीके से डेवलप करेंगे, इस तरीके से डेवलप करेंगे एक जो है लिबरल आर्ट्स के लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के तहत, जिसमें क्रिएटिविटी होगी, जिसमें एथिकल रीजनिंग होगी, जिसमें क्या होगी, एम्पैथी, जिसमें एम्पैथी होगी, ठीक है। अच्छा, जिसमें फिर एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें वो क्या होगा, जिसमें वो कम जो है इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो वैल्यूएबल होगा भाई, कम वैल्यू नहीं होगी उसकी, बहुत ज्यादा वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आज के जमाने पे, मतलब आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है कि मतलब एआई सीख लो, एआई सीख लो, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो नो डाउट अबाउट इट कि एआई ने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एआई का ऐसा देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जॉब्स तो जाएंगे भाई, देख ऑनेस्टली जॉब्स जाएंगे। जहाँ पे एडिटर्स की 15 की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे हो सकता है 5, तो मैं ज़्यादा बोल दूँ, कहीं वहाँ पे 2 ही एडिटर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मतलब हो जाएगा एक समय पे। तो मतलब 12-13 लोगों की जॉब तो गई ही है ना, मतलब एक बंदा वहां पे काम करेगा फिर एआई के साथ, है ना। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो वो एफिशिएंट हो जाएगा एक आदमी, मतलब 15-20 आदमियों का काम करने के लिए। जैसे मशीनी युग की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे कंप्यूटर की बात कर रहे थे, वो वाली चीज। एम्प्लॉयर्स इंक्रीजिंगली seek individuals who can adapt to new challenges, collaborate effectively, and contribute to organizational culture than rather than merely possessing a narrow technical skill set that might quickly become obsolete। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिनको मतलब जॉब देनी है, जो हमें जॉब देते हैं, वो एम्प्लॉयर्स होते हैं और हम उनके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। वो बात ध्यान रखनी है। अच्छा, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, इनको हिंदी में नियोक्ता बोलते हैं, नियोक्ता, नियोक्ता, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर ही यूज करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक ऐसे जो है व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, जो नई नई जो चैलेंजेस होती हैं उनके सामने अपने आप को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। उनको चैलेंजेस को समझे, एडजस्ट कर पाए, और इफेक्टिवली मतलब वो सहयोग कर पाए एक तरीके से कि मतलब इस प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, ये चैलेंज आया मेरे सामने, तो मैं इसको किस तरीके से इससे निपट सकता हूँ, और अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दे। ना कि केवल एक छोटी सोच के साथ, या संकीर्ण जो टेक्निकल उसके पास स्किल है ना, छोटी जो स्किल है उसके पास, उसको वो जल्दी मतलब वो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, वो मतलब उस लेवल पे वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो उसके पास नैरो टेक्निकल स्किल होगी ना, उसके तहत वो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, अप्रचलित हो जाएंगे। अब इसका मतलब अप्रचलित का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो मतलब उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे एक जो है बंदा, आज के समय पे जो एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन की डिमांड है, उस हिसाब से अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो वो भाई उस लेवल पे नहीं रह पाएगा। देयरफॉर, अब इसलिए आप बोल सकते हो अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, एक लिबरल आर्ट एजुकेशन फार फ्रॉम बीइंग इम्प्रैक्टिकल, मतलब आप इसको इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हो, अव्यावहारिक बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है आ रोबस्ट इंटेलेक्चुअल टूल किट दैट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स नॉट जस्ट फॉर अ जॉब, वो सिर्फ व्यक्ति को एक जो है जॉब के लिए, एक नौकरी के लिए ही तैयार नहीं करती, बट फॉर अ लाइफ टाइम लर्निंग, बल्कि उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाने की कोशिश करती है जो जिंदगी भर सीखता रहता है, करियर ट्रांजिशंस उसके जिंदगी में चलते रहते हैं, एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करता रहता है, किसको, जो सोसाइटी है उसको, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैसेज था, मैंने कोशिश की है कि एक एक वर्ड को मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी एक तरीके से देख लेते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी देखते हैं आप क्वेश्चंस को, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट मेड बाय क्रिटिक्स अगेंस्ट अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। देखो मैंने आपको 3-4 लाइन में इस पैसेज का सारांश जो है एक तरीके से बता दिया था कि इसमें जो है इस तरीके की बातें, चीजें
डिस्कशन जो है इस तरीके का किया गया है, तो आप उससे भी आंसर दे सकते थे। बट एक एक चीज को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जो है चीजों का और ज्यादा ठीक ठाक लेवल पे नॉलेज हो। जैसे मैंने वो वर्ड जो है थोड़ा सा ठीक नहीं बोला प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, लेकिन उतना भी जो है उस जो है वाइड जो है चीज पे नहीं जाना है कि हम लोग प्रॉपर से इम्प्रॉपर पे ही पहुंच जाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम इम्प्रॉपर पे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज हमें सिर्फ इंग्लिश पे नहीं रहना है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना होता है। ठीक है, ओके। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, जो क्रिटिक्स है वो क्या देते हैं लिबरल एजुकेशन के खिलाफ? इट इज टू एक्सपेंसिव एंड कंपेयर टू स्टेम डिग्रीज। गलत बात, ये नहीं देते। इट फेल्स टू प्रोवाइड इमीडिएट जॉब रेडीनेस एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स फॉर द मॉडर्न वर्कफोर्स। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल फेल कर जाती है एकदम से जो प्रोवाइड करवाने में, और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के हिसाब से जो आज के जमाने में जो वर्कफोर्स है उसको जरूरत एक तरीके से होती है। ये बात जो है क्रिटिक्स ने कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट्स होते हैं समर्थक। क्या होते हैं? समर्थक। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ ए लिबरल आर्ट्स करिकुलम रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग? जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके हिसाब से जो लिबरल आर्ट्स है वो उसका जो करिकुलम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो सिलेबस है, वो जो है किस तरीके से की बेनिफिट है। इट टीचेस स्टूडेंट्स व्हाट टू थिंक। इट नैरोली फोकस नहीं करता। इट टीचेस स्टूडेंट हाउ टू थिंक। इन दोनों में से एक है। तो इन दोनों में से एक क्या है? एक तो आपका जो है क्रिटिकल थिंकर्स के पास जाता है, एक आपका जो है प्रोपोनेंट्स की तरफ जो है जाता है। ठीक है, व्हाट टू थिंक, सोचना क्या है, ये तो क्रिटिकल थिंकर्स का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ टू थिंक मतलब सोचना कैसे है, करना कैसे है, फिर उस चीज को, ये चीज जो है हमें क्या सिखाता है, ये चीज लिबरल आर्ट जो करिकुलम है, एजुकेशन है, वो हमें सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था ना मैंने कि पढ़ने के बाद इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना, लिस्टेड एज ए स्किल फोस्टर्ड बाय लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है, बात है, नहीं है जो लिस्ट में नहीं आता, स्किल फोस्टर्ड जो लिबरल एजुकेशन आर्ट के बारे में बात करता है। एनालिटिकल रीजनिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, स्पेशलाइज्ड वोकल ट्रेनिंग। ये स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करता है, और ये एक नेगेटिव जो है पॉइंट के रूप में गिना था किसने? क्रिटिकल थिंकर्स ने। ठीक है, जो इसके क्रिटिक्स है ना, उन्होंने इस चीज को गिना था। ठीक है, ओके। ये स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करता, आपको सिखा दिया, अब आप वोकेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से आप अपने आप काम करेंगे, ये उनका मैटर, उनका बिजनेस ये बिल्कुल भी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई, व्हाट डज द passage suggest about the value of uniquely human capacities developed through the liberal arts? मतलब एआई और ऑटोमेशन के हिसाब से ऐसी कौन सी बात है जो पैसेज सजेस्ट करता है कि क्या वैल्यू यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटीज को डेवलप करने के हिसाब से मतलब दी जाती है लिबरल आर्ट्स के द्वारा? दे बिकेम लेस रेलेवेंट। गलत बात। दे बिकेम मोर वैल्यूएबल। दे आर रिप्लेस्ड बाय टेक्निकल स्किल्स। दे आर ओनली यूजफुल नॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आपका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वो और ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, जो मेरे ख्याल से लास्ट लाइन में दिया हुआ था, वो जो है और वैल्यूएबल होंगे। इससे मतलब उनका जो है घटेगा नहीं कुछ। ठीक है ना, इस तरीके की बात थी जो भी लिखी हुई थी जहाँ पे। ठीक है, हाँ ये मिल गया। देखो ये लिख रखा, अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन कंटेंटेड दैट इज वैल्यू लाइज प्रिसाइजली कैपेसिटी। नहीं, ये नहीं है, एक जगह लिखा हुआ था उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे मतलब उसकी वैल्यू घटेगी नहीं, ये पूरे पैसेज में था, अभी मतलब कहां से मिलेगा वो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, वो और ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, उनकी वैल्यू बिल्कुल भी घटेगी नहीं। व्हाट डू एम्प्लॉयर्स इंक्रीजिंगली सीक, मतलब वो किस चीज को ढूंढ रहे होते हैं एम्प्लॉयर्स? अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार, इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, जो ये संसार इतनी जल्दी इतनी तेजी से जो है बढ़ रहा है उसमें इंडिविजुअल्स को उनको ढूंढ रहे हैं विद ओनली अ नैरो टेक्निकल स्किल सेट। जिनके पास नैरो टेक्निकल स्किल सेट है उनको नहीं ढूंढ रहे होते। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज बात चल रही है यहाँ पे।
उन इंडिविजुअल्स को जो ढूंढ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिवली स्पेशलाइज हैं इन वन टेक्निकल फील्ड। एक टेक्निकल फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड है उसकी कोई जरूरत आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। उन इंडिविजुअल्स को ढूंढ रहे हैं हु कैन अडेप्ट अ न्यू चैलेंजेस टू न्यू चैलेंजेस एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अगर किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी इंडिविजुअल के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम में अपने आप को अडेप्ट कर पाए और नए चैलेंजेस को वो फेस कर पाए और कोलैबोरेट कर पाए इफेक्टिवली, और उनको जो है आसानी से टैकल कर पाए और समस्या को एक तरीके से, समस्या का समाधान अगर वो कर पाए तो बेस्ट जो है एक तरीके से रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है 20 और 21 के लिए चूज करना है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, रिप्लेस करना है हाईलाइटेड या अंडरलाइन पार्ट को सेंटेंस के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हो काफी मतलब दम लगाया है यार मैंने, मतलब ऐसी बात नहीं है। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप विद अ व्यू टू अचीव हायर ग्रेड्स। अचीव की जगह पे अचीविंग आएगा, 2 प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आपको है ना कुछ मतलब मैं लिखवा देता हूँ, कहाँ पे लिखूं यार, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं कुछ जो है फ्रेजेस आपको मतलब बोल के बता देता हूँ, फ्रेजेस आपको कुछ बोल के बताता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको यूज एक तरीके से करना है। इसमें जैसे लिखा हुआ है, एक तो यही है विद आ व्यू टू, ठीक है, विद आ व्यू टू, इन एडिशन टू, फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है एक्चुअली ये पूरा देखोगे तो। ठीक है, हैबिचुएटेड टू, बी यूज्ड टू, प्रोन टू, इस तरीके के कुछ जो है आपके फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और यहाँ पे अचीविंग एक तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अचीविंग हायर ग्रेड्स आप यहाँ पे कहोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, नहीं स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया एक स्टडी ग्रुप में विद अ व्यू टू, मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए कि ग्रेड्स हमें जो है हाई जो है एक तरीके से चाहिए हैं, उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अचीव करने के लिए किया है ये सब सारा का सारा। ठीक है, ओके सर। मैनी पीपल कंसिडर हिम एज देयर लीडर। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो है आपको देखने को मिलती है ना, यहाँ पे एक चीज, एक कंस्ट्रक्शन देख लो आप, एक संरचना देख लो सेंटेंस की, किस तरीके से आपका जो है आपको एक बार जो है क्या क्या बोलते हैं उसको, देखने को एक तरीके से मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज जो है देख लो, जब भी आपका कंसीडर आएगा ना, कंसीडर, ठीक है, ये कंसीडर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे तो वर्ब है ये, लेकिन ये जो कंसीडर आपका आता है तो कंसीडर के साथ है ना, या तो आप नाउन यूज करोगे या आप प्रोनाउन यूज करोगे, इन दोनों में से एक यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद नाउन आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन में से एक, उसके बाद फिर से आपको नाउन देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी आपको डाउट जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो कंसीडर के साथ आपको प्रोनाउन देखने को मिला, तो फिर यहाँ पे एज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने वो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे एज की कोई जरूरत नहीं है। देयर लीडर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। मिटा के दिखाऊं ये जो है देयर लीडर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, इसको भी देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके सर। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 22nd एंड 23। इसके लिए क्या डायरेक्शन है हमारे लिए, इसके लिए है एक सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके साथ एक ऑप्शन को ढूंढना है जो एक्यूरेट कन्वे करेगा सेंटेंस के कोरस्पॉन्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच को। देखो, ही सेड आई प्रीफर कॉफी टू टी, भाई आसान क्वेश्चन है। ही सेड दैट चारों में लिखा हुआ है, ठीक है, आई जाएगा किसके पास, ही के पास, ही जो है चेंज नहीं करेगा, ये भी सबके पास लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो है डी के पास बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूं, प्रीफर दे रखा है, आई प्रीफर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है आपका टेंस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो उसको मैं क्या करने के लिए जाऊंगा, उसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है ना, उसको मैं क्या करने के लिए जाऊंगा, उसको मैं जो है पास्ट फॉर्म में एक तरीके से जो है लिखने के लिए जाऊंगा, क्या उसको मैं पास्ट फॉर्म में लिखने के लिए जाऊंगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, उसको मैं पास्ट फॉर्म में लिखने के लिए जाऊंगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को मैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखूंगा, तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करूंगा, प्रीफर्ड। ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ये गलत है,
आई प्रीफर्ड लिख रखा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बच गया। कॉफी टू टी ये तो बिल्कुल एज इट इज लिख लो, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन और देखो, क्योंकि 22 और 23 कहा था ना इसने, हाँ 22 और 23 कहा था। ये वाला क्वेश्चन और देखो, इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। सी अनाउंस दैट, अच्छा ये इनडायरेक्ट दे रखा है आपका, इसको डायरेक्ट में बनाना है क्या? ये इनडायरेक्ट दे रखा है, इसको डायरेक्ट में बनाना है, ठीक है ओके। सी हैज कंप्लीटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब में सी अनाउंस्ड लिखोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सी अनाउंस्ड लिखा हुआ है। चलो ढूंढ लेंगे कौन सा आंसर है, बना लो एक बार, ठीक है। देखो फिर क्या है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें इस बात पे। सी अनाउंस्ड ये तो छोड़ दो, सी हैड कंप्लीटेड आपका दे रखा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे, सी जो है हमारा जाएगा सी के पास, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा। तो इसका मतलब रिवर्स जब हम इसको करेंगे तो इसका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन इसका बनने जाएगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो आई इसका आ जाएगा, तो आई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हैड कंप्लीटेड यहाँ पे एक तरीके से मुझे दे रखा है, तो आई के साथ हैड मैंने यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने हैज या हैव में से एक यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आई कंप्लीटेड लिखा हो ये गलत, द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लिखा हो ये गलत, आई हैव कंप्लीटेड ये ठीक लिखा है, द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ये बिल्कुल ठीक लिखा है, सी अनाउंस्ड ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो रिवर्स करके देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड पे समझा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन आपको रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को कोहेरेंट पैराग्राफ में, ठीक है। चारों सेंटेंसेस पढ़ो और ये आपके सामने ऑर्डर्स लिखे हुए ऑप्शंस 4, फिर उसको जो है हमने लगाना है। दिस कैन मैनिफेस्ट, अब दिस कैन मैनिफेस्ट लिख रखा है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई, पहले नंबर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। एज फिल्टर्स बबल्स वेयर इंडिविजुअल्स आर ओनली एक्सपोज टू इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग देयर एग्जिटिंग बिलीव्स, ठीक है। द एल्गोरिदम्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको लेके ना चलूं तो ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली आ गया, इसका मतलब ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है, दोनों डाउटफुल है मैटर, अभी तक ये लेके चलना पड़ेगा। अच्छा फिर इसमें लिख रखा है दीज सिस्टम्स आर, इसका मतलब ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता। तो देखो पहले नंबर वाला पहले पे नहीं है, चौथे नंबर वाला पहले पे नहीं है, इसका मतलब पहला और लास्ट वाला आंसर हमारा हो सकता है। अब इसमें हमारा पहले नंबर पे दूसरे वाला आ गया, ये पहला आ गया मेरा, ठीक है, ये मेरा पहला सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, द एल्गोरिदम्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मतलब जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है उसमें जो ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया के, उसका जो एल्गोरिदम है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रेगमेंटेशन, जो पब्लिक का ओपिनियन होता है उसका, ठीक है। उसके बाद मैं इसके हिसाब से चलूं क्या, दीज सिस्टम्स, हाँ ठीक है, दीज सिस्टम्स, या फिर दिस कैन मैनिफेस्ट, नहीं यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है, दिस कैन मैनिफेस्ट बिल्कुल भी नहीं जच रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। अब इसको मिला लेते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसे ही मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर क्या हुआ, चौथे नंबर वाला होगा इस पे, जो ये सिस्टम है पब्लिक ओपिनियन वाला, ये जो सिस्टम है ये सोशल मीडिया के, ये डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए एंगेजमेंट को, किसके द्वारा, फीडिंग यूजर जो कंटेंट को यूज करते हैं उसको सिमिलर पोस्ट मिलेगी व्हाट दे हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद। मतलब सोशल मीडिया के बारे में बात चल रही है, अब मैं शॉर्ट वीडियोस देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक वीडियो को अगर कंप्लीट देख रहा हूं तो उसी के जैसी फीड में मुझे वीडियोस मिलेंगे, ये बात ये कह रही है, ठीक है। उसके बाद पहले पे पहुंच जाते हैं, दिस कैन, जो शॉर्ट फीड में हमें जो पहले देखा वो जो है हमें मिल रहा है, दिस कैन मैनिफेस्ट, ये जो हमें मैनिफेस्ट करने के लिए देखने को मिलता है एज फिल्टर बबल्स, वो फिल्टर बबल्स बनाता है, वेयर इंडिविजुअल्स, जो जहां पे जो व्यक्ति जिस चीज को देख रहा है, आर ओनली एक्सपोज टू
उन पे इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग देयर एग्जिस्टेंस बिलीफ्स। मतलब क्या है कि क्या होता है कि ऐसी बात जो है हमें देखने को मिलती है कि इससे है ना क्या होगा, इससे ये चीज होगी कि भाई मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूं और मैं किसी भी चीज के बारे में देख रहा हूं वीडियो, उससे जो है ना मतलब जो मैंने विश्वास जो एक तरीके से मैंने उस चीज के ऊपर किया था, उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए वो उसके बिलीफ्स को हिलाने का एक तरीके से कोशिश करती है। मतलब कई बार ऐसे वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। कई बार उस वीडियो को देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि नहीं यार चीज ऐसे होती थी, ये मैं तो सोचता था ऐसे होती थी। वो वाली बात यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिख रखी है। और तीसरा पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट होगा कॉन्सिक्वेंटली रीचिंग, मतलब लास्ट में आप निष्कर्ष बता रखा है ए ब्रॉड कंसेंसस ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। मतलब क्या होता है कि लास्ट में हम लोग, अब देखो दो बंदों का आपस में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हम एक की वीडियो देख रहे हैं, फिर दूसरे की देख रहे हैं, फिर पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की, फिर पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की। तो उसमें हम लोग एक कॉम्प्लेक्स इश्यू में फंस जाते हैं जिसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है। फिर एज इट इज हमें उसी तरीके से चारों सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा। फिर हम नेग्लेक्ट करेंगे किसी एक दो को, ठीक है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, ओके। चलो देखो यहाँ पे क्या है, एकेडमिक इंटीग्रिटी, कहाँ पे क्या कर सर मेरा, एकेडमिक इंटीग्रिटी देयरफॉर इज ए परमानेंट इन अपहोल्डिंग द ट्रस्टवर्दीज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। एकेडमिक इंटीग्रिटी पहले नंबर पे हो सकता है, डाउटफुल हूं मैं इसके बारे में। साइंटिफिक पेपर्स, डॉक्टरल थीसिस and scholarly articles all represent significant intellectual endeavors। ये भी हो सकता है, डाउट है मुझे। पहला और दूसरा दे रखे हैं कहीं पे, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, यहाँ पे पहला दे रखा है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, इसका मतलब तीसरा नहीं होगा। these works इसका मतलब तीसरा नहीं है, तो यहाँ पे ये कट गया। these works के हिसाब से लेकर के, क्योंकि कुछ काम हो रहा होगा उससे पहले these works तभी लिखा गया, ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब या तो एक से स्टार्ट होगा या फिर हमारा दो से हमारा स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम कौन से ऑप्शन को लें? चौथे वाला ऑप्शन तभी पढ़ेंगे जब हम इनमें से कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो दूसरे के दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दूसरे से ही जाओ आप, ठीक है। तो ये मैं पहले नंबर पे रख लेता हूं। फिर अब दूसरे के दो ऑप्शन है, उसमें से मैं किसके साथ जाऊं? पहले वाले के साथ जाऊं या लास्ट वाले के साथ जाऊं? मैं पहले वाले के साथ ही चलता हूं, क्योंकि पहले वाला ही आंसर मिला था मेरे को, ठीक है। तो चलो देखो, फिर पहले दूसरा लगा दिया। साइंटिफिक पेपर्स, डॉक्टर की थीसिस और स्कॉलरली आर्टिकल्स जो हैं ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंट जो इंटेलेक्चुअल जो एंडेवर्स हैं उनको, ठीक है। ये चीज आपकी बिल्कुल जो है क्लियर एक तरीके से हो गई है, ठीक है सर। उसके बाद आप जो है पहले वाली बात को करते हो, एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात जुड़ नहीं पाई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? तीसरे नंबर वाली चीज के साथ जाना है। अच्छा, ये चीज तीनों ले ली मैंने। उसके बाद दीज वर्क्स, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ऑप्शन नंबर एक से भी स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात चल रही है, तो वो डाउट बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन नंबर एक भी कट गया, दो भी कट गया, तीन भी कट गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। अब इसको अच्छे से समझ लो। ये पेपर्स हो गए, फिर ये क्या काम करते हैं? ये कलेक्टिवली काम करेंगे एडवांस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स फील्ड। मतलब जो ये हमारे पास साइंटिफिक पेपर्स हैं, डॉक्टर थीसिस हैं, स्कॉलरली जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे एक सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल एंडेवर को जो है हमारे सामने रखते हैं। फिर उनका यूज करके हम कलेक्टिवली उनको एडवांस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं। उसके बाद कौन सा है? पहले नंबर वाला है। एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है देयरफॉर इज परमानेंट। एकेडमिक इंटीग्रिटी है इसलिए वो परमानेंट जो पैरामाउंट है। परमानेंट पढ़ लिया गया मैंने इसको पहले भी। पैरामाउंट है इन अप होल्डिंग द ट्रस्टवर्दीज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। मतलब इसमें वो थीसिस के ऊपर, इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं इनके ऊपर जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितनी ये चीज जो है ट्रस्टवर्दी होंगी, साइंटिफिक पेपर्स, डॉक्टरल थीसिस और स्कॉलरली जो आर्टिकल्स हैं, उतना ही मतलब वहां पे क्या होगा? विश्वास जो है एक तरीके से बढ़ेगा, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे चौथा ही रहेगा, एनी कॉम्प्रोमाइज इन इंटीग्रिटी। अगर आपने इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, थोड़ा सा भी कर दिया, सच एज प्लेजियरिज्म, जैसे कि प्लेजियरिज्म की बात करो या फिर फॉल्सिफिकेशन की बात करो, किसकी? डेटा की, तो अंडरमाइन करो, आपका पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो एडिफाइज हो जाएगा। मतलब उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो जो है एक तरीके से क्या होगा? निरर्थक होगा।
निरर्थक होगा, वो निरर्थक, उसका कोई भी मतलब जो है निकलते हुए दिखेगा ही नहीं, मतलब उस यूजलेस है एक तरीके से वो। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपके इन तीनों चीजों में गड़बड़ होती है तो उससे विश्वास डगमगाएगा। विश्वास से क्या होगा, इंटीग्रिटी खराब हो, जैसे ही इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो भाई साहब आपकी जो प्लेजरिज्म है और फॉल्सिफिकेशन है, कहीं पे भी डेटा में थोड़ी सी भी दिक्कत आपको देखने को मिली तो भाई साहब आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है खराब हो जाता है। प्लेजियरिज्म क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। अब मान लो मैं किसी और का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे रख दूं, आवाज भी उसी की है, उसी का सारा सौदा है, ठीक है, उसको मैं अपने चैनल पे रखूं तो दिस इज नॉट गुड। और एआई से डिटेक्ट किया जाता है आपके चैनल पे जो चीजें ओरिजिनल हैं कि नहीं है, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनी है, ठीक है, और भाई मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जो है चीजें उस लेवल पे डेवलप कर पाए हैं, तो इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ओके, और लाइक करना है वीडियो को शेयर करने से पहले, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप नंबर है दो, ठीक है, वहां पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर पाऊंगा। सबके कमेंट्स देख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर काम करें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट जो शिफ्ट है ना आपकी 13 सितंबर की 3rd शिफ्ट, जो कि 48 में से 6ठी वीडियो होगी हमारी, वो लेके आऊंगा और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि जून में आपका सीजन आने वाला है, तो फिर ये सारे कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें। तब तक के लिए देखते रहिए स्किल IQ एजुकेशन एंड 3D लर्निंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।